हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। तो स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम विजन आईएएस की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो आज से हम अक्टूबर माह की मंथली मैगजीन को कवर कर रहे हैं। तो अक्टूबर माह में जितने भी, कहने का तात्पर्य कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और जो भी कह सकते हैं कि राज्य व्यवस्था से लेके इकोनॉमिक्स से लेके या फिर आपके साइंस टेक से लेके जितनी भी जानकारियां हैं उनको हम इन वीडियो में साझा करेंगे। तो इस वीडियो में हम कोशिश ये करेंगे कि लाइन टू लाइन आपको डिस्क्रिप्शन करूंगा, ताकि आपको फ़ायदा ये रहे कि अगर आप वीडियो ना भी देख पाए तो सुन के भी आपका एक तरह से काम हो जाए। और साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड करने की कोशिश भी करूंगा। वैसे ऐड करने लायक होगा तो करूंगा, बाकी मैं ज़बरदस्ती ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो मैगजीन है वो मैगजीन अपनी तरफ अपनी अपने आप में प्रॉपर होती है, क्योंकि वो पूरे मंथ की एक तरह से सारी न्यूज़ को एनालिसिस करके लाइन टू लाइन बनाया जाता है वन लाइनर में, या फिर जो डिटेलिंग दी जाती है। तो अपने से ऐड करना थोड़ा उतना सही नहीं रहेगा, पर कोशिश करूंगा मैं जो जहां आपको समझ नहीं आएगा उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा अक्टूबर माह की मंथली मैगजीन है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इससे पहले हमने जून जुलाई अगस्त सितंबर, है ना, ये 4 महीने के हमने मंथली मैगजीन को कवर कर लिया है। उसका भी वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कर अपलोड कर दिया है, और साथ ही साथ मैं उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी उपलब्ध करा दूंगा, ताकि आपको देखने में आसानी हो, आसानी से मिल जाए। तो इस हिसाब से हम इसका चालू करेंगे। तो विजन आईएएस की जो मैं मंथली मैगजीन चालू कर रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ कि मैंने विजन आईएएस की मंथली मैगजीन क्यों चुनी है। क्योंकि जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे, और जो आपके जनरल नॉलेज रहती है और आपके करंट अफेयर्स रहते हैं, वो जितना डिस्क्रिप्टिव या फिर जो इतना डिटेल में इसमें दिया रहता है, डिटेल में और शॉर्ट में दोनों मिक्सअप रहता है, वो उतना मैंने किसी और भी कह सकते हैं कि मंथली मैगजीन में इतना इफेक्टिव नहीं देखा जो इतना इसमें है। तो मेरी ये जैसा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को, फिर कुछ दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उनसे भी जैसे डिस्कस हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि क्या कैसे है, तो उनको भी मैं उस हिसाब से बताया हूँ कि ये है, अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपका ये करंट और साथ ही साथ स्टैटिक पोर्शन भी इसमें से आपका कह सकते हैं कि क्लियर करा देगा, या फिर उसको आप रिवीजन हो जाएगा। तो उस हिसाब से मंथली मैगजीन ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए आज के लेक्चर चालू करते हैं। लेक्चर चालू करने से पहले हम विषय सूची देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या देखा है, इसमें क्या पढ़ना है हमको। तो इसमें सबसे पहले विषय सूची में, तो आज हम जो दूसरा टॉपिक देखेंगे वो है इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इसमें हमारा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अक्टूबर माह के लिए, जैसे इजराइल हमास युद्ध जो हाल ही में शुरू हुआ है, उसके पीछे क्या कैसे कारण थे, योम किप्पुर युद्ध, है ना, फिर उसके बाद भारत और कनाडा के संबंध क्या कैसे हुए, भारत दक्षिण कोरिया के संबंध, है ना, और साथ ही साथ आपके भारत और मालदीव के संबंध देखेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा, मानवाधिकार परिषद, दक्षिणी चीन सागर, नारगोनो काराबाग क्षेत्र, और इसके साथ ही संक्षिप्त सुर्खियों का पूरा अध्ययन करेंगे। इन सबको देखते हुए आज का हम टॉपिक क्लियर करेंगे, है ना। तो जिसमें हमारा आज मेरा अपना जो पूरा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा आपका इंटरनेशनल रिलेशन। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, और जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो इजराइल हमास युद्ध है। जैसे कि आपको पता ही होगा करंट के हिसाब से कि वर्तमान समय में इजराइल और हमास ने युद्ध छेड़ दिया है ना। तो 7 अक्टूबर को क्या हुआ था कि हमास के जो ये सेना थी, लड़ाकू थे, उन्होंने ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, है ना, अल अक्सा फ्लड। तो ये थोड़ा आपके लिए जरूरी है ना, क्योंकि ये अक्सर पूछ दिया जाता है कि जो भी लड़ाकू विमान या फिर जो युद्ध चालू हुआ था उसमें जो शब्द यूज किया गया था उस शब्द का क्या नाम था, है ना। तो हमास की तरफ से जो चालू किया गया था उसमें नाम था ऑपरेशन तूफान अल अक्सा, है ना, या फिर अल अक्सा फ्लड के साथ, है ना। तो इसराइल पर अचानक से एक बड़ा हमला कर दिया गया था, है ना, जिससे क्या हुआ कि इसके प्रतिरोध में इसराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे तो ये ऑपरेशन तूफान अल अक्सा क्या है कि यहूदियों के पवित्र स्थान जो शब्द है ना, उसके दिन शुरू किया गया था। शब्द क्या होता है, यहूदियों का उपासना और आकाश का दिन होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो यहूदी मॉन्क होते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि उपासना और ये एक तरह से कह सकते हैं कि पवित्र दिन के हिसाब से वो पूरा अपना दिनचर्या का इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम पे ये युद्ध चालू किया गया। तो हमास ने क्या किया कि मात्र 20 मिनट में इसराइल पर 5,000 रॉकेट दागे, है ना। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक रॉकेट जितने एरिया को आप कर सकते हैं कि डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर आप 20 मिनट में 5,000 रॉकेट एक ही जगह पे या फिर अलग अलग जगह पे छोड़ेंगे, तो आप समझ सकते हैं उसका क्या हाल हुआ होगा। तो इसके कारण क्या हुआ कि आयरन डोम नामक वायुरक्षा प्रणाली इन हमलों को पूरी तरह से नहीं रोक पाई। जो कि आयरन डोम क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि इसराइल का एक बहुत ही एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण अगर कोई भी मिसाइल दागी जाती है इसराइल की तरफ तो उसको हवा में ही खत्म कर दिया जाता है। वो आप कह सकते हैं कि
जमीन पर नहीं आने पाती हैं। तो हवाई हमलों से बचने के लिए इजराइल ने 2011 में आयरन डोम का विकास किया था। यह 60 रेंज की बायो रक्षा प्रणाली है ना। आयरन डोम क्या है? इजराइल की सबसे उन्नत, कम दूरी तथा जमीन से हवा में मार करने वाली बायो रक्षा प्रणाली है, जिसका मैंने आपको शुरू में बताया है ना। इस प्रणाली में शामिल है एक डिटेक्शन और ट्रैकिंग राडार, एक युद्ध प्रबंधन व हथियार नियंत्रण प्रणाली और तामीर इंटरसेप्टर मिसाइलें। ये 70 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी रॉकेट, मिसाइल या मानव रहित हवान को ट्रैक करके नष्ट कर देती है। मतलब ये फुल्ली ऑटोमेटिक होती है। इसराइल ने अपने ऊपर हुए हमले के लिए जवाब में गाजा पट्टी में हमास के लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन और आयरन स्वॉर्ड शुरू किया है ना। तो इस युद्ध के बीच में क्या हुआ कि इसराइल में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय संचालित किया है ना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो इसराइल में फंसे भारतीय नागरिकों को देश में वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था भारत सरकार द्वारा? तो उसका क्या नाम है? ऑपरेशन अजय। अब थोड़ा हम हमास के बारे में जान लेंगे। तो हमास क्या है कि इस्लामिक रेजिस्टेंसी मूवमेंट की स्थापना 1987 में हुई थी है ना। यह गाजा के वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे का विरोध करने के लिए शुरू हुए इंतिफादा है ना, फिलिस्तीनी विद्रोह के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो 2005 में इसराइल सैन्य व असैन्य दोनों स्तरों पर गाजा से बाहर निकल गया था। इसराइल के हटने के तुरंत बाद हमास गाजा के वास्तविक प्रतिनिधि प्राधिकरण बन गया था। हमास क्या है? इसराइल को मान्यता नहीं देता है ना। यह संगठन इसराइल के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध और इसराइल के स्थान पर एक इस्लामी फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, इसराइल आदि ने हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है, क्योंकि ये इंटरनेशनल हिसाब से बहुत ही खतरनाक है ना। अब इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि इनके जो इसराइल और फिलिस्तीन के जो युद्ध हुए हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो वर्तमान में जारी हुए युद्ध के मूल कारणों के 75 साल पहले अगर आप देखेंगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि जिस भूमि पर इसराइल राष्ट्र का निर्माण हुआ है वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, फिलिस्तीनी की भूमि थी है ना। और फिलिस्तीनी उस भूमि की मातृभूमि होने का दावा करते हैं। फिलिस्तीनी मूल रूप से अरब के हैं है ना। इसराइल क्या है? यहूदी है। तो समान रूप से जॉर्डन नदी व भूमध्य सागर के बीच के क्षेत्र पर वे अपना अपना दावा करते हैं। इस संघर्ष के केंद्र बिंदु यरूशलेम शहर है। यरूशलेम शहर तीन प्रमुख इब्राहिमों यानी यहूदी, इस्लाम और ईसाई के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। यरूशलेम शहर में मौजूद विवादित स्थल में जैसे अल-अक्सा मस्जिद, यह इस्लाम धर्म में तीसरा सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यह वह स्थान है जहां से पैगंबर मोहम्मद जन्नत गए थे। दूसरा है आपका पश्चिमी दीवार, ये यहूदियों का पवित्र स्थल है। यह उस पवित्र परिसर के निकट है जहां यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं है ना। और चर्च ऑफ होली सेल्फकर का है। तो यह चर्च ईसाई धार्मिक मान्यताओं के केंद्र में है। कई ईसाइयों का मानना है कि यह चर्च उस स्थान को इंगित करता है जहां यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था और दफनाया गया था और वे पुनर्जीवित हो गए थे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि यरूशलेम शहर जो है वो तीनों धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है ना। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे कि वर्तमान में जो युद्ध हुए उसके संभावित प्रभाव क्या हो सकते हैं कि फिलिस्तानी जो मुद्दे हैं केंद्र में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो वर्तमान में जितनी बड़ी मीटिंग्स हो रही G20, G7 है ना, और बाकी जो, तो उनमें क्या होगा कि जो फिलिस्तान का मुद्दा है वो आप कह सकते हैं कि एक बार लोगों की नज़रों में फिर से आ चुका है ना। तो इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो अब्राहम समझौते के हस्ताक्षर के बाद क्या हुआ था कि कई अरब देशों ने इसराइल के साथ संबंधों को समान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। ऐसा देखा गया था कि अरब इसराइल संबंधों में सुधार होने के कारण फिलिस्तीनी का मुद्दा गौण होता जा रहा था। इसराइल फिलिस्तीनी संबंध देखेंगे तो शांति वार्ता हो चुकी है, लेकिन ये शांति वार्ता पर कह सकते हैं कि नकारात्मक प्रभाव पड़ा। गाजा में इसराइल की भागीदारी 2005 में इसराइलियों ने एक डिसएंगेजमेंट प्लान के अनुसार स्वेच्छा से गाजा छोड़ने का फैसला किया था है ना। तो गाजा में इसराइल की भूमिका अनिश्चित काल तक समग्र सुरक्षा प्रदाता के रूप में बनी रहेगी है ना। इसराइली प्रधानमंत्री ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। क्षेत्रीय अस्थिरता में जैसे सऊदी अरब ने इसराइल के साथ संबंधों को समान बनाने से होने वाली वार्ता को निलंबित कर दिया है ना। आर्थिक मौजूदा स्तर पर वैश्विक क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करता है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध और महामारी से प्रेरित मुद्रास्फीति से जूझ रहा है ना। वैश्विक कमोडिटी बाजार में देखेंगे तो इसराइल हमास संघर्ष लंबे समय तक चलता है तो इसका असर तेल की कीमतों पर हो सकता है ना। इससे कमोडिटी बाजार में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। व्यापार में देखेंगे तो सुएज नहर से होने वाले व्यापार में क्या हो सकता है कि एशिया और यूरोप के बीच एक प्रमुख समुद्री मार्ग है, जो मूल्य के हिसाब से लगभग वैश्विक व्यापार का 12% भाग से पूरा होता है।
इस संघर्ष क्या होगा कि मध्य पूर्व में फैलने वाले होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए होने वाले व्यापार खतरे में पड़ सकता है। वैश्विक तेल का व्यापार लगभग 20% इसी के जरिए पूरा किया जाता है ना। और इस संघर्ष में क्या होगा, ईरान के शामिल होने से भू अवध मध्य एशिया के साथ व्यापार भी बाधित हो सकता है। उर्वरक की आपूर्ति भी बाधित होगी, है ना। जो क्या होता है कि इसी वैश्विक पोटास का 30% इसी बंदरगाह से पूरा होता है। मानवीय संकट में देखेंगे तो मानव जीवन के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। युद्ध में गाजा में पानी, बिजली, ईंधन, भोजन और चिकित्सा आपूर्ति प्रभावित हुई है। साथ ही यह बड़ी संख्या में मानवीय क्षति भी हुई है। अब ये तो इसराइल हमास का युद्ध बहुत कोसों दूर हो रहा है, लेकिन उससे भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसकी हम चर्चा जानेंगे। जैसे आर्थिक प्रभाव क्या पड़ सकता है कि उन पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल मार्केटिंग, पेंट्स, पैकेजिंग, कपड़ा, रसायन आदि शामिल है। जो क्या होता है कि इसराइल से निर्यात किए जाने वाला ये पदार्थ है, जिससे क्या होगा कि इजरायली बंदूकों पर परिचालन बाधित हो जाएगा, जिन क्षेत्रों पर सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भूसामरिक महत्व में देखेंगे तो इससे भारत को अपनी वैश्विक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत करने का अनूठा अवसर प्राप्त हुआ है। इस कारण क्या होगा कि भारत इस क्षेत्र में किसी भी संघर्ष का प्रबल प्रतिरोध करता है। कनेक्टिविटी संबंधी प्रयास में देखेंगे कि भारत मध्य और पूर्वी यूरोप आर्थिक गलियारा आईएमईसी परियोजना पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। आईएमईसी की घोषणा हाल ही में भारत, सऊदी अरब, अमेरिका और यूएई ने की थी। इस गलियारे का उद्देश्य भारत, यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इसराइल, यूरोप इसके बीच जो वाणिज्यिक और ऊर्जा डेटा का आवागमन सुविधाजनक बनाता है, लेकिन ये भी बहुत ही गलत हो जाएगा। निष्कर्ष में देखेंगे तो इसराइल और हमास के बीच मध्यस्थता संघर्ष के कारण पूरी तरह से समाधान नहीं किया जा सकता। अब हम देखेंगे आज का हमारा दूसरा टॉपिक, योम किप्पूर युद्ध है। तो ये सुर्खियों में किए हैं कि हमास ने चौथे अरब इजराइल युद्ध 1970 की 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल पर हमला किया, है ना। जिससे क्या हुआ कि ये आपके पहले टॉपिक का ही सब टॉपिक है। तो इसमें इजराइल जो योम किप्पूर युद्ध हुआ था, इसकी 50वीं वर्षगांठ पर इजराइल पर हमला किया गया था। तो इसकी पृष्ठभूमि में देखेंगे तो जब प्रथम अरब और इजराइल युद्ध 1948 में हुआ था, तो इजराइल द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा के तुरंत बाद क्या हुआ कि अरब देशों के गठबंधन और फिलिस्तीनी गुटों ने उस पर हमला कर दिया। इस कारण क्या हुआ कि अरब देश फिलिस्तीनी दावे वाली भूमि पर यहूदी राष्ट्र की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र के फिलिस्तीनी को दो अलग देशों में विभाजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ थे। तो ये प्रथम युद्ध हुई थी जिसमें फिलिस्तीनी दावे वाले एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था और बड़ी संख्या में फिलिस्तीनियों को उनकी भूमि से बाहर कर दिया गया। फिलिस्तीनियों के इस जबरन निष्कासन से अरबी भाषा में नकबा या तबाही कहा जाता है। दूसरा इजराइल युद्ध स्वेज युद्ध हुआ था जो 1957 में हुआ था। तीसरा इजराइल युद्ध 6 दिवसीय युद्ध 1967 में चला, जिसमें मिस्र और सीरिया पर इजरायली हवाई हमले से हुई थी। इससे क्या हुआ कि इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन एवं सीरिया के खिलाफ जमीनी हमले भी आरंभ कर दिए, है ना। युद्ध के दौरान इजराइल ने मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप में गाजा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक एवं पूर्वी यरूशलेम तथा सीरिया के गोलहन हाइट्स पर अधिकार कर लिया था। तो तीसरा अरब युद्ध। तो इस युद्ध से क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता के बाद युद्ध का विराम हुआ, है ना। लेकिन मध्य पूर्व के मानचित्र का इसमें जो मानचित्र था वो बदल गया। अब योम किप्पूर युद्ध के बारे में देखेंगे, जो चौथा युद्ध हुआ था। तो अक्टूबर 1973 में मिस्र, सीरिया के नेतृत्व में अरब राष्ट्रों ने एक गठबंधन से यहूदियों के पवित्र योम किप्पूर दिवस पर इजराइल पर एक आश्चर्यजनक एवं संयुक्त हमला किया। इसका उद्देश्य क्या था कि पिछले 3 युद्धों के विपरीत मिस्र और सीरिया ने यह युद्ध फिलिस्तीनियों के समर्थन से नहीं किया था। यह युद्ध 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल द्वारा अधिकार किए गए अपने अपने क्षेत्रों को फिर से प्राप्त करने की आशा से किया गया था। महाशक्तियों की भागीदारी से क्या हुआ कि अमेरिका ने इस युद्ध में इजराइल का समर्थन किया और सोवियत संघ ने मिस्र और सीरिया का समर्थन। इस कारण क्या हुआ कि परमाणु हथियार संपन्न विश्व के 2 राष्ट्रों के बीच तनाव बढ़ गया। युद्ध विराम क्यों हुआ? संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों से फिर युद्ध विराम हुआ। तो इससे परिणाम क्या हुए? इससे सीरिया को विफलता मिली। इससे मिस्र की निष्ठा पर अमेरिका के प्रति जो थी, है ना, वो सोवियत संघ के सलाहकारों के कारण निष्कासित कर दिया गया था, जिससे युद्ध के बाद मिस्र पूरी तरह से अमेरिका के खामे में शामिल हो गई। यह घटना शीत युद्ध के दौरान अमेरिका की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसराइल को छवि को नुकसान पहुंचा, है ना। अमेरिका के खिलाफ तेल प्रतिबंध लगा, है ना। हिंसा से कूटनीति की ओर संक्रमण बढ़ा। अब देखेंगे इसराइल और अरब राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता, जो कैप डेविड समझौता 1978 में हुआ था, है ना। तो कैप डेविड समझौता जो इसराइल और अरब राष्ट्रों के बीच किया गया था, यह समझौता अमेरिका की मध्यस्थता से प्रारंभ हुआ था, है ना। दोनों देशों के बीच एक ऐतिहासिक संधि को संपन्न किया था। यह मध्य पूर्व में शांति का फ्रेमवर्क था। इस समझौते के 2 भाग थे। पहला इसराइल मिस्र का समझौता था, और जो दूसरे द्विपक्षीय विवाद को समाप्त करने से संबंधित था।
ये पहला हो गया। दूसरा क्या है कि यह फिलिस्तीनियों के साथ इसराइल के संघर्ष को समाप्त करने एवं अरब के अन्य देशों के साथ उसके विवादों का समाधान करने हेतु सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले एक फ्रेमवर्क से संबंधित था। दूसरा क्या है, ओस्लो समझौता जो 1993 में हुआ था। इसमें इसराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच हुआ था। यह समझौते ने वेस्ट बैंक के प्रशासनिक मामलों के प्रबंधन के लिए फिलिस्तीनी प्राधिकरण की स्थापना की थी, है ना। बदले में पीएलओ ने टू स्टेट समाधान के आधार पर इसराइल को मान्यता दी थी। जॉर्डन इसराइल शांति संधि जो 1994 में हुई थी, इस संबंध में जॉर्डन इसराइल के साथ शांति स्थापित करने वाला दूसरा अरब देश बन गया, है ना। अरब शांति पहल 2002, इसमें इस पहल को सऊदी अरब ने प्रस्तावित किया। इसमें इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की गई, है ना। इसके साथ ही इसराइल को फिलिस्तीनी स्टेटहुड समझौते पर हस्ताक्षर करने और 1967 में उसके द्वारा कब्जा किए क्षेत्रों को पूरी तरह से हटना था। अब्राहम समझौता जो 2020 में हुआ था, इसमें इसराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मध्यस्थता की थी और मोरक्को और स्वीडन ने भी इस समझौते में शामिल हुए थे। तो ये हो गया। निष्कर्ष क्या है कि योम किप्पुर युद्ध के बाद शांति समझौते को कभी क्षेत्रीय दिशा में शांति की दिशा मील के पत्थर और संकेतक के रूप में देखा जाता था। हालांकि हालिया संघर्ष ने सार्वजनिक चर्चा में उसकी प्रभावशीलता को लेकर सवाल खड़े कर दिए। हमारा जो आज का दूसरा टॉपिक है वो भारत और कनाडा संबंध। तो हाल ही में क्या है कि कनाडा ने दावा किया कि उसकी धरती पर खालिस्तानी समर्थक का एक अलगाववादी नेता की हत्या जो की गई थी उसमें भारतीय एजेंट शामिल थे। कनाडा सरकार ने इस दावे के कारण दोनों के बीच में राजनयिक संबंधों में तनाव पैदा हो गया। जैसे आपने देखा होगा कि उधर से जो हमारे डिप्लोमेट थे उनको एक तरह से निष्कासित कर दिया गया था, हमारे यहाँ से भी वही किया गया। तो ये है। तो कनाडा ने क्या किया कि वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए भारत के इस कदम की आलोचना की है। वहीं भारत ने वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 111 के अनुसार समान राजनयिक प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए अपने फैसलों पर बचाव किया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने क्या किया कि सिख अलगाववादी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने का आरोप लगाया, है ना। कनाडा ने फाइव आइज अलायंस के बीच साझा की गई खुफिया जानकारी के आधार पर यह आरोप लगाया। इसके बाद कनाडा और फिर भारत ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित कर, जैसा कि हमने आपको पहले बताया। अब देखेंगे कि भारत कनाडा का संबंध कैसे था। तो लोकतांत्रिक मूल्यों, बहुसांस्कृतिक, बहुनिर्जातीय प्रकृति और लोगों के बीच संपर्कों से पे आधारित था। जैसे कि आपको पता है कि कनाडा से जैसे जो हमारा संविधान निर्माण हो रहा था, तो उस टाइम से कनाडा के संविधान से हमने कुछ चीजें ली, है ना। उसके द्वारा हमने अपने संविधान में शामिल किया, है ना। तो इस तरह से किया गया था। तो इसमें हम देखेंगे जो लोगों के बीच मजबूत संबंध, जैसे प्रवासी भारतीय, विश्व में प्रवासी भारतीयों का सबसे बड़ा हिस्सा जो है आप कह सकते हैं कनाडा में निवास करता है, जो कुल आबादी का 3% है। आर्थिक हिसाब से देखेंगे तो लगभग 9.9 बिलियन डॉलर और 6.5 बिलियन डॉलर जो है वस्तुओं का एक तरह से कह सकते द्विपक्षीय व्यापार हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और सामरिक रणनीतिक सहयोग। कनाडा की हिंद प्रशांत नीति चीन को विघटनकारी वैश्विक शक्ति के रूप में स्वीकार करती है। साथ ही यह नीति साझा हितों को पूरित करने के लिए भारत को प्रमुख भागीदारी के रूप में रेखांकित करती थी। अब भारत कनाडा के संबंधों में जो चुनौती हैं, जैसे ऐतिहासिक विरासत में देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान कनाडा नाटो के उत्तरी यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का संस्थापक सदस्य। उसी दौरान भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। कनाडा की अप्रवासन प्रणाली, इमिग्रेशन, यह प्रणाली विवादित अतीत वाले व्यक्तियों को कनाडाई नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाती थी, है ना। घरेलू राजनीतिक कारण, वर्तमान कनाडा सरकार खालिस्तानी समर्थक पार्टियों के साथ गठबंधन की सरकार चलाए जो भारत विरोधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। आर्थिक सहयोग से बेहतर तरीके के उपयोग होना, भारत के घरेलू मामले में हस्तक्षेप। उदाहरण के लिए भारत में किसान के विरोध प्रदर्शन के दौरान कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रति अपनी समर्थन व्यक्त किया था। उन्होंने इस स्थिति को चिंताजनक भी बताया। तो इस तरह देश विरोधी जो है, भारत विरोधी जो उनके बयान के कारण जो भारत के और कनाडा के संबंध धीरे धीरे खराब होते चले। इस संकट में संभावित क्या हो सकता है कि वर्तमान में चल रहे तनाव पर पश्चिमी देशों में कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसके पीछे कारण यह है कि पश्चिमी देश भारत को चीन के प्रति एक प्रति संतुलन के रूप में देखते हैं। इससे कनाडा के सामरिक हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। संकट बढ़ने की स्थिति में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश प्रवाह में व्यवधान पैदा हो सकता है। इसका संभावित परिणाम यह हो सकता है कि सीईपीए समझौते के अमल आने में देरी हो सकती है। और प्रभावी संबंध में देखेंगे तो दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आर्थिक संबंधों को सुगम बनाने के और प्रवासी वर्तमान में तनाव के दौरान गुजर रहे हैं।
आगे की राह में कूटनीति को बढ़ावा देना, प्रवासी संबंधों का प्रावधान करना, जैसे कनाडा को अप्रवासी समुदायों के सशक्तिकरण को संतुलित करने में सावधानी बरतनी चाहिए, है ना। उसे अनुचित राजनीतिक या आर्थिक प्रभाव से बचते हुए अपनी गतिविधियों या प्रभाव का आकलन करना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, जैसे 2018 में स्थापित आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए सहयोग की रूपरेखा के तहत दोनों देशों में सहयोग करना चाहिए। तो ये हो गया। अब निष्कर्ष में देखेंगे तो यह महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के लिए सहयोग का नया फ्रेमवर्क विकसित किया जाए। यह फ्रेमवर्क अति व्यवहारिक हो तथा व्यापार, ऊर्जा जैसे पारस्परिक लाभों के लिए जोर देता है। तो ये हमारा भारत और कनाडा का संबंध हो गया। हमारा जो आज का तीसरा टॉपिक है भारत तथा दक्षिणी कोरिया। तो भारत ने दक्षिणी कोरिया को अपने राजनीतिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ बनाई है। भारत दक्षिणी कोरिया के संबंध के बारे में देखेंगे तो सभ्यता संबंधी जुड़ा अगर हम देखेंगे तो 13वीं शताब्दी के एक ग्रंथ है सैमागु कयासु कयूसा के अनुसार या द हेरिटेज हिस्ट्री ऑफ द थ्री किंगडम्स के अनुसार 48 ईस्वी में अयोध्या की राजकुमारी सूरी रत्ना ने कोरिया के राज किम सूरो से शादी की थी, है ना, जो हमारे ये थे। 723 से 729 ईस्वी तक बौद्ध भिक्षु होंग जियाओ ने भारत की यात्रा की थी। उन्होंने पिलग्रिम टू द फाइव किंगडम ऑफ इंडिया नामक अपने वृत्तांत का उल्लेख किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1929 में लैंप ऑफ द ईस्ट नामक एक कविता की रचना की थी। इसमें कोरिया के समृद्ध इतिहास और उसके उज्जवल भविष्य की व्याख्या की गई थी, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत की भूमिका में देखेंगे तो 1947 में कोरियाई चुनाव में भारत ने संयुक्त राष्ट्र आयोग के नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाई थी, है ना। कोरियाई युद्ध के संदर्भ में भारत के समर्थन में पेश किए गए संकल्प को संयुक्त राष्ट्र के सर्वसम्मति से अपनाया गया था। इसके परिणाम स्वरूप 1953 में कोरियाई संघर्ष के विराम लागू हुआ। युद्ध विराम के बाद भारत ने तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग की अध्यक्षता की थी, है ना। राजनयिक संबंध देखेंगे तो दोनों के बीच औपचारिक रूप से 1973 में स्थापित किए थे। इसे 2010 में सामरिक भागीदारी और 2015 में विशेष सामरिक भागीदारी को अपग्रेड किया गया था। इससे क्या हुआ है कि न्यू सदर्न पॉलिसी जो एक्ट ईस्ट नीति के तहत दक्षिण कोरिया के साथ सहयोग के मार्ग प्रशस्त किया, और न्यू सदर्न पॉलिसी भारत और आसियान के प्रति दक्षिण कोरिया की क्षेत्रीय रणनीति रही है ना। अब आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध में अगर हम देखेंगे तो दक्षिण कोरिया का वर्ष 2009 में व्यापक आर्थिक समझौते पर हस्ताक्षर करता है। वर्ष 2022 में दोनों के बीच 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार हुआ था। तो इस तरह से हमारा भारत और साउथ कोरिया के तरह कह सकते हैं संबंध बहुत ही अच्छा है। सामरिक एकीकरण में देखेंगे तो दोनों देश नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करते हैं। इसके अलावा चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने और उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों हासिल करने से जुड़े मुद्दे को लेकर देश में चिंताएं साझा की है ना। रक्षा और सुरक्षा सहयोग में क्या हुआ कि रक्षा नीति वार्ता की शुरुआत 2023 में की गई थी, 2013 में सॉरी। इसके साथ ही 2019 में रक्षा नीति वार्ता को 2+2 वार्ता के रूप में अपग्रेड किया गया था। सांस्कृतिक संबंध में देखेंगे तो दक्षिण कोरिया के अलग अलग हिस्सों में भारत की विविध सांस्कृतिक कला रूपों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय में कई भारतीय विद्वान दक्षिण कोरिया में स्नातकोत्तर PhD कार्यक्रमों में संलग्न है ना। साथ ही IT, शिपिंग और ऑटोमोबाइल्स के भारतीय पेशेवर रोजगार के रूप में कोरिया में प्रवासन करते हैं। अब इन दोनों के मध्य आने वाली संबंधों में मजबूत करने में आने वाली चुनौतियों को देखेंगे तो दोनों देश की भौगोलिक स्थिति में अंतर जो एक दूसरे संपर्क को सीमित करता है। रणनीतिक सहयोग में विलंब, शीत युद्ध की प्रतिद्वंदता ने विदेशी नीतियों में वैचारिक अंतरण के कारण संपर्क कम कर दिया गया था। सहयोग जितना बेहतर होगा उतना ही बेहतर नहीं है ना। मजबूत राजनीतिक इच्छा की कमी के कारण सहयोग उतना बेहतर नहीं है। उपयुक्त आर्थिक क्षमता में देखेंगे तो जैसे CAPO को सीमित दायरे वाला कहा गया, इसलिए CAPO को संशोधित करने की मंशा 2015 में व्याप्त की थी, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया। तो ये सब क्या है कि उसके संबंधों को मजबूत करने में आने वाली चुनौतियां। आगे की राह में क्या किया जाता है, बेहतर सहयोग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है ना। साथ ही साथ आर्थिक और तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाया जा सकता है। समुद्री सुरक्षा को मजबूत बनाया जा सकता है और क्षेत्रीय सहयोग को भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ बहुपक्षीय सहयोग जैसे आसियान और इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम जैसे बहुपक्षीय मंचों के सहयोग से अधिक अवसर प्रदान किया जा सकता है ना। तो ये हो गया। निष्कर्ष में देखेंगे तो भारत दक्षिण कोरिया के मध्यवर्ती महाशक्तियों की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं अतः दोनों के क्षेत्र में स्थिरता पर अत्यधिक बल दे रहे हैं। इसके लिए उन्हें मिलकर काम करना चाहिए। साथ ही साथ दोनों की रणनीतिक और भागीदारी को मजबूत करना जरूरी है। हमारा जो आज चौथा टॉपिक है वो भारत और मालदीव। तो ये सुर्खियों के में क्यों है इसके बारे में जानेंगे। तो मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है ना, भारत से अपील की है कि दो द्वीपीय देश के साथ मौजूदा जो भारतीय सेना है उनको हटाया जाए, है ना। यह अपील उनके चुनाव पूर्व आयोजित इंडिया आउट कैंपेन के वायदे के अनुसार भी किया गया था।
मालदीव के बारे में हम थोड़ा देखेंगे तो उत्तरी हिंद महासागर में अवस्थित मालदीव जो है भारतीय नौसेना की युद्ध पोतों द्वारा गश्त लगाए जाने वाले जल क्षेत्र के निकट स्थित है ना। भारत के मिनिकॉय द्वीप से मात्र 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील पर ये स्थित है। इससे संबंधित अन्य तथ्य में देखेंगे तो जो प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव है पीपीएम के नेतृत्व में चलाए गए इंडिया आउट कैंपेन, इसके कारण क्या है कि ये मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के विरुद्ध हालिया चुनावी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। इस कैंपेन के तहत मालदीव के भारत में सैन्य उपस्थिति का कड़ा विरोध किया है, जिस कारण क्या है पीपीएम के नेताओं का मानना है कि भारत में मालदीव में भारत की सैन्य उपस्थिति है उसकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी अभियान की शुरुआत 2010 और 2015 में भारत की और मालदीव से किए गए 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स के उपहार की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुई थी। ये हेलीकॉप्टर समुद्री मौसम की निगरानी और समुद्री खोज एवं बचाव अभियान जैसे उद्देश्यों के लिए उपलब्ध कराए गए थे। लगभग 70 भारतीय सैनिक भारत की ओर से बनाए गए राडार स्टेशनों की निगरानी करने वाले विमानों का रखरखाव करते हैं। इसके अलावा इस द्वीप समूह के विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र की निगरानी के लिए गश्ती के लिए भारत युद्धपोत भी तैनात रहता है। अब भारत के लिए मालदीव का महत्व जैसे देखेंगे तो भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक अभिन्न अंग है ना। सामरिक अवस्थी जैसे मालदीव, अदन की खाड़ी, होर्मुज जलमरुमद और मलक्का जलमरुमद जैसे हिंद महासागर के प्रमुख चेक पॉइंट्स के बीच राजनीतिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। रक्षा की प्रथम पंक्ति में है, जैसे मालदीव आतंकवाद, समुद्री पायरेसी, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य समुद्री खतरों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। हिंद महासागर क्षेत्र से चीन के प्रभाव को कम करता है और प्रवासी भारतीयों की उपस्थिति को भी ये कैसे प्रबुद्ध करता है। भारत और मालदीव के बीच सहयोग क्षेत्र देखेंगे तो द्विपक्षीय व्यापार संबंध जैसे वर्ष 2021 तक दोनों के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार लगभग 323.9 मिलियन डॉलर तक था, है ना। इसके अलावा मालदीव जो है तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदारी देश भी है भारत के लिए। सुरक्षा और रक्षा में देखेंगे तो रक्षा साझेदारी की मजबूत करने के लिए अप्रैल 2016 में दोनों देशों में रक्षा के लिए एक व्यापक कार्य योजना पर भी हस्ताक्षर किए गए थे, है ना, जिससे क्या है भारत मालदीव की लगभग 70% रक्षा प्रणाली संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। भारत मालदीव को सैन्य अस्पताल, तटीय निगरानी राडार प्रणाली सहित रक्षा संबंधी अनेक सुविधाओं और उपकरणों की आपूर्ति करता है। भारत उथू थिलाफाहुल यूटी प्रवाल में एक नया तटरक्षक बेस बना रहा है ना। दोनों देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास एकुवेरन जो है ना, इसके साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत के अभ्यासों में भी भाग लेते हैं। साथ ही दोनों देशों ने कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के माध्यम से एक दूसरे पर सहयोग करते हैं। विकास संबंधी सहयोग में जैसे भारत ने मालदीव में इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, फैकल्टी ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म स्टडीज और नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ इन्फॉर्मेशन की स्थापना की है। और संरचना संबंधी में देखेंगे तो भारत द्वारा ग्रेटर मालिक कनेक्टिविटी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है ना। पर्यटन में 2023 में मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। अब देखेंगे कि भारत और मालदीव के संबंध में आने वाली चुनौतियां क्या है। तो मालदीव में अस्थिरता है ना, जो अपने शुरुआती चरण में इस कारण मालदीव में धार्मिक उन्माद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और श्रम बाजार संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भारत विरोधी भावनाएं जैसे हाल ही के चुनावी मुद्दों में चीन का समर्थन किया जा रहा है। चीन का प्रभाव, चीन की स्टिंग ऑफ पल्स रणनीति मालदीव का एक महत्वपूर्ण सदस्य बनकर रहा और परियोजनाओं के पूरे होने में देरी, तो इन सब के कारण नकारात्मक छवि बन रही है जो भारत और मालदीव के रिश्तों में एक तरह से खटास पैदा कर रही है। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि भारत विरोधी धारणा को दूर किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि मालदीव के लोगों को अधिक लाभ मिले, है ना। साथ ही साथ युवाओं को रोजगार और उद्यमशीलता मिले, परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करना, नई सरकार के साथ जुड़ने का प्रयास करना और भारत को अपने मजबूत पक्षों पर भी ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष में देखेंगे तो मालदीव जो है भारत में उपस्थित ऐतिहासिक और समकालीन दृष्टिकोण से हमेशा मजबूत रही है ना। मालदीव में सरकारी नेतृत्व में परिवर्तन के कारण कुछ हद तक बदलाव आया है, हालांकि इसके बुनियादी संबंधों में बदलाव होने की संभावना न के बराबर है। भारत और मालदीव में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर पहल के तहत एक दूसरे का सहयोग करते रहना चाहिए। तो ये हो जाएगा। हमारा जो आज का 5वां टॉपिक है वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइटिंग काउंसिल। तो सुर्खियों में क्या है कि मानवाधिकार परिषद ने 15 नए सदस्य देशों का चुनाव किया है ना, और साथ ही एचआरसी में फिर से शामिल होने के लिए रूस के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लें जो काउंसिल है किस हिसाब से है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 47 सदस्य देशों 3 वर्षों के लिए इनको चुना जाता है, जैसे 13 देश अफ्रीकी महाद्वीप के, 13 देश एशिया प्रशांत क्षेत्र के, 6 देश पूर्वी यूरोप के
8 देश लैटिन अमेरिका के और 7 देश जो होते हैं वो पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देश होते हैं। इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज रेजोल्यूशन 5.1 के जैसे सार्वभौमिक अवधि समीक्षा, यूपीआर वर्किंग ग्रुप परिषद के 47 सदस्यों से बना होता है। 3 साल के कार्यकाल के लिए निर्वाचित मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं और 3 साल के लिए कार्यालय में निर्वाचित विशेषज्ञों का जो होता है वो थिंक टैंक होता है। मानवाधिकार के गंभीर उल्लंघनों की शिकायतों की जांच करना इनकी प्रतिक्रिया होती है। अन्य संबंधित तथ्य में देखेंगे तो नवनिर्वाचित 15 सदस्य कार्यकाल 2024 से लेकर 2026 तक रहेगा, है ना। इनका क्षेत्र जो है गुप्त मतदान के आधार पर किया गया था। अब मानवाधिकार परिषद में निर्वाचित होने के लिए एक देश में लगभग 97 वोट की आवश्यकता होती है। रूस इस निर्वाचन प्रक्रिया में अल्बानिया और बुल्गारिया के साथ प्रतिस्पर्धा में था। ये 2 सीटें पूर्वी यूरोपीय क्षेत्रीय समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। गौरतलब है कि यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूस को यूएनएचआरसी से बाहर कर दिया गया था। अन्य क्षेत्रीय समूह के निर्वाचित होने से चीन, जापान, कुवैत, बुरुंडी, क्यूबा, ब्राजील आदि क्षेत्र शामिल हैं। यूएनएचआरसी के कुछ अन्य तथ्य में देखेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। यूएनएचआरसी को संयुक्त राष्ट्र के एक अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। इसका गठन 2006 में किया गया था और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के ह्यूमन राइट कमीशन के स्थान पर यूएन के एक सहायक अंग के रूप में गठित किया गया था। यूएनएचआरसी के संगठन की प्रक्रियाओं और तंत्रों को स्थापित करने के लिए 2007 में एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पैकेज को अपनाया गया था। जैसे संस्थागत रचना में ब्यूरो, इसमें एक अध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष होते हैं। ये 5 क्षेत्रीय समूह का प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्किंग ग्रुप में परिषद के मानवाधिकार संबंधी मुद्दों का अध्ययन करने के कई समूह होते हैं। तो ये इतना डिटेल में होकर जानना जरूरी नहीं है, बस ये है कि ये थोड़ा आपके लिए रहे। अब इसकी आलोचना क्यों है कि इसकी सदस्यता संबंधी जो मानदंड है उसमें बहुत सारा उल्लंघन किया जाता है, सदस्यों को निलंबित किया जा सकता है। ऐसा बहुत कम हुआ है कि मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर सदस्यों को निलंबित किया गया हो। कुछ विशेष मुद्दों पर अधिक फोकस और राजनीतिकरण हो गया है। पहुंच संबंधी बाधाएं हैं, है ना। जैसे परिषद के कई विशेष समूहों की भागीदारी है, उनकी समस्या पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नागरिक समाज की भागीदारी नहीं है उतनी अच्छी और कार्यान्वयन संबंधी खामियां हैं। आगे की राह में क्या किया जा सकता है कि विश्वसनीयता बढ़ाकर, है ना, मानवाधिकार रिकॉर्ड की गहनता से जांच करने के पल दिया जाना चाहिए, पहुंच को बढ़ाना चाहिए, है ना। और क्या कर सकते हैं कि परिषद के नागरिक समाज और मानवाधिकार रक्षकों के विरुद्ध प्रतिशोध, उत्पीड़न, धमकी पर शून्य सहिष्णुता की नीति अपनानी चाहिए। नागरिक समाज को मान्यता देनी चाहिए और कार्य प्रणाली पर प्रभावशीलता को बढ़ाना, जैसे सक्रिय दृष्टिकोण और सहयोगात्मक दृष्टिकोण, पारदर्शिता को भी बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। और जो हमारा अगला टॉपिक है आज का 6वां जो टॉपिक है वो है दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी।